हेलो दोस्तों, मैं अनुरुद्ध यादव नीड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले सौरमंडल के भाग 1 में कुछ क्वेश्चन को देखे और उसके एक्सप्लेनेशन को देखे, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग जो है इसी के सौरमंडल के भाग 2 को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर चलिए बात करते हैं सौरमंडल के भाग 2 में पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए खासकर टेट, सुपर टेट और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और इसे प्रमाणित करने का काम किसने किया है? तो बिग बैंग सिद्धांत ने। किसने किया है? तो बिग बैंग सिद्धांत ने। तो ध्यान रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत, और यह बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो बिग बैंग सिद्धांत दिए हैं जॉर्ज लेमेंटेयर। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है। ठीक है। और यह कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों यह जो है बेल्जियम के पादरी और खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत दिया, जो यह प्रमाणित करता है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, अर्थात सूर्य सौरमंडल का क्या है? जन्मदाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की बात करें तो इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसा नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है? 71% पे जल है और 29% पर स्थल है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जबकि यहीं पर अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। ठीक है। और जो शनि है दोस्तों, इसे जो है गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है या छल्लेदार ग्रह कहा जाता है। इसमें वलय पाए जाते हैं, और अगर इसे जो है पानी में छोड़ दिया जाएगा तो यह गुब्बारे की भांति तैरता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, आकाशगंगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, अर्थात वर्गीकृत यहाँ कहने का सेंस है दोस्तों कि जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, किस रूप में वह व्याख्यित की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ विद्युत दिया है तो विद्युत गलत हो जाएगा, अनियमित गलत है, गोलाकार गैलेक्सी गलत है। अर्थात जो आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है वह किस रूप में की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई दोस्तों? तो सर्पिलाकार। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। चार ऑप्शन दिया गया है, स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों, दिया कौन है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है। कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के निवासी थे। बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी थे। और मैंने बताया कि यहाँ पर जो बिग बैंग सिद्धांत है वह सौरमंडल की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो सौरमंडल की व्याख्या करता है।
तो दोस्तों जब सौर मंडल की व्याख्या करेगा तो स्तनधारी जीव खत्म, माने यह गलत हो जाएगा, हिमयुग गलत हो जाएगा, महासागर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या सही होगा? सी सही होगा, अर्थात ब्रह्मांड। अर्थात बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ब्रह्मांड से है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। जबकि सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा है? तो वह है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो यहाँ पर ब्लैक होल की घटना की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? हरमन बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, यश चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लिकर ने। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र की सर्वप्रथम जानकारी यश चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। यश चंद्रशेखर इन्होंने सबसे पहले दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है? ब्लैक होल क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई भी तारा है या कोई भी खगोलीय पिंड है, जब वह अपनी ऊर्जा को समाप्त करके धीरे धीरे वह क्या करता है, धीरे धीरे वह क्या होता है, लाल दानों में बदलता है। और लाल दानों में यानी उसका कलर कैसा हो जाता है दोस्तों? लाल दानों मतलब लाल कलर का हो जाता है, लाल दानों में बदल जाता है। तो इसके पश्चात उसका कलर धीरे धीरे क्या होता है? उसका कलर धीरे धीरे काले रंग का हो जाता है। और जब यह काले रंग का हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है? वापस नहीं जा पाता है। और ऐसी घटना को किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी जानकारी भारतीय मूल की एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, चमकीलापन की, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की है। किसकी है? दूरी की। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूसरी सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। तो जब दूसरी सबसे बड़ी दूरी की इकाई है तो पहली क्या होगी? तो पहली होगी दोस्तों पारसेक। क्या है? पारसेक। पारसेक देखा जाए तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, क्या सबसे बड़ी इकाई है? तो पारसेक है। कौन सी है? पारसेक है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? प्रकाश वर्ष। और यह किसकी है? तो दूरी मापने की। ठीक है, समय की नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सब इसके पहले 2006 तक सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 9। जैसे यह सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ पर बुध, बुध के बाद कौन सा है? शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, अरुण, वरुण और यम हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जो यम था यह वरुण की कक्षा के जो है ओवरलैपिंग करता था, इसलिए क्या किया गया कि यम को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। और इस कारण से वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा? मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तापांतर वाला ग्रह, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह, तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह जो है वह बुध है। कौन सा है? बुध है।
यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। कौन सा है? वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहीं पर मैंने बताया था दोस्तों कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि जो है सूर्य की में जो है ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का जो कारण है दोस्तों, वह है आपका हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। हाइड्रोजन किस में बदल रही है दोस्तों? तो हीलियम में बदल रही है। और यह किसके द्वारा होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो यह जो क्रिया हो रही है वह हो रही है नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, यहाँ दो आपको क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। एक नाभिकीय संलयन दिखाई दे रही है और दूसरा नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से। तो जहाँ पर दोस्तों नाभिकीय संलयन जब एक बार संचालित हो जाती, शुरू हो जाती है, तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। वह अनवरत चलती रहती है। और यही क्रिया कहाँ चल रही है? सूर्य में। और इसी कारण से सूर्य में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वह किस में बदल रहा है? हीलियम में। जबकि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और रोक सकते हैं तो इसका प्रयोग दोस्तों आज हमारे यहाँ परमाणु बम बनाने में, ठीक है, क्या करने में? परमाणु बम बनाने में और परमाणु ऊर्जा बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है। परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा बनाने में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नाभिकीय संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन बम, कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ पर पाई जाती है, तो हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा के उत्पादन में। जबकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है के माध्यम से परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाया जाता है। यहीं पर हम दोस्तों आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो है कितने वैश्विक देश हैं जिन्हें परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, यह देशों की संख्या है P5। कौन से हैं? P5। P5 का मतलब है कि जो यूएनओ में परमानेंट मेंबर के रूप में है। इसमें है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। कितने हो गए? यह हो गए 5। यही 5 जो है वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में जाने जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भारत, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, यह क्या हैं? ये 4 देश जो है दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, यह 4 इज़राइल तो अघोषित परमाणु शक्ति संपन्न देश है। जबकि ये चारों देशों को वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं कि आखिर भारत जब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है तो इसके कुछ परमाणु स्टेशन हैं जहाँ से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो उनको भी देखने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नरौरा कहाँ है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। दूसरा है, यहीं पर देखेंगे राजस्थान में रावत भाटा। रावत भाटा यह कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहीं पर काकरापारा। कौन सा? काकरापारा। यह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला है दोस्तों तारापुर। कौन सा? तारापुर। तारापुर कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में, और यह भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। ठीक है, तारापुर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला अगला जो परमाणु संयंत्र है वह है कैगा। कौन सा? कैगा। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला एक चलते हैं, अगला है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। अगले चलते हैं, अगला है कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पर है? तो कुडनकुलम भी कहाँ है? यह भी है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा, यह कुछ परमाणु संयंत्र हैं दोस्तों जो हूबहू आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर गर्म ग्रह पूछ रहा है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जो होती है एग्जाम के दौरान, आप सोचते हैं कि सूर्य के तुरंत बाद कौन सा ग्रह होता है? बुध होता है, और उसके बाद शुक्र होता है। आपको लगता है कि सूर्य के बाद तुरंत बुध है, इसलिए आप लोग आंसर लगा देते हैं बुध को, जबकि आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। और यहाँ पर जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? शुक्र होगा। कौन सा होगा? शुक्र होगा। बुध जो है दोस्तों, यह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर का मतलब है कि ताप का अंतर, यानी दिन में क्या होता है दोस्तों कि ताप सबसे अधिक पाया जाता है और रात के समय ताप कम हो जाता है। तो दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तापांतर के नाम से जानते हैं। जबकि अगर देखा जाए शुक्र में, तो शुक्र में 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, और तापमान सबसे अधिक होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और यहीं पर अगर हम बात करें सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह हमने बताया कौन सा है? वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनमीड है। कौन सा है? गैनमीड है। तो दोस्तों सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनमीड है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है मंगल को क्या कहा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसका लाल रंग किस कारण पाया जाता है? तो लोहे के ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और यह जो है माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। सोचिएगा। दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना।
वह अपने अक्ष पर झुका होना। डी ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है, समझाया है कि जो है पृथ्वी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह सी सही होगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया था कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो यहाँ पर मौसम परिवर्तन नहीं होता। और यहीं पर मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि सौर मंडल का एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर झुकाव लिए हुए है और वह भी 25 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, और वह है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की भांति मौसम परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। यहाँ पर बहुत शानदार सवाल आ गया है दोस्तों, और इस प्रकार से सवाल आपको रटने नहीं चाहिए, बल्कि एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूरेनस, ठीक है। अब यूरेनस किसे कहते हैं? अरुण को, बृहस्पति, वरुण, प्लूटो। तो ध्यान रखिएगा, प्लूटो तो पहले निकल गया क्योंकि अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, और जब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, सूर्य को ले लीजिए। सूर्य के बाद क्या होगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध के बाद क्या होगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले ले लीजिए क्या है, यहाँ सूर्य है, फिर यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, यहाँ शनि है, यहाँ अरुण है, और यहाँ वरुण है। तो दोस्तों, सूर्य से आप जितना दूर होते जाएंगे कक्षाएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। इसलिए जो सूर्य के समीप होगा वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेगा, और जो सबसे दूर होगा वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे अधिक समय कौन लेगा, तो वरुण लेगा। कौन लेगा, वरुण लेगा। और सबसे कम समय कौन लेगा, तो बुध लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है अभी जो है प्रश्नों के इसी प्रकार की श्रृंखलाएं जो मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल नेड एकेडमिक टेलीग्राम चैनल पर दिया है, वह इसी प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, यह वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा, वहाँ पर आप अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पोर्शन है जो आपके समझ में नहीं आया है और वहाँ से सवाल बनते हैं, तो दोस्तों वह भी वहाँ पर कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और इसका कम से कम हम लोग जो है अपने भविष्य को स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों अगर इस प्रकार से हम लोगों की पढ़ाई चलती रहेगी तो नो डाउट एग्ज़ाम चाहे जब हो, सिलेक्शन हमारा होगा। हमने आपको कहा भी है और हमेशा प्रयास करते हैं कि आप लोगों का अधिकतम लाभ हो और सिलेक्शन हो। तो दोस्तों इसी क्रम में अगली श्रृंखला होगी हमारा सौर मंडल जो है भाग 3। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, निर्णय एकेडमी के आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमारे सभी अध्यापक जो है प्रश्नों की क्विज श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।